नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग के शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर होता है या शरीर के त्वचा द्वारा पसीना द्वारा बाहर होता है या फेफड़े से CO2 या बलगम कफ ऐसे बाहर होता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, तो इसी को देखेंगे। देखिए कह रहा है शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप जो बेकार पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और जो अंग उसको शरीर से बाहर निकालता है उत्सर्जी अंग कहलाता है। और जो बेकार पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये बात समझ में आया कि जो अंग बाहर निकालता है बेकार या हानिकारक पदार्थ को, उस अंग को क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। जो हानिकारक पदार्थ निकाली जाती है शरीर से बाहर, उस हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे। कह रहा है मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, तो ये प्राथमिक उत्सर्जन तंत्र मनुष्य में क्या होता है, किडनी होता है। किडनी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि मूत्राशय कहाँ है और क्या मूत्र मार्ग क्या है। ठीक है, इन सबको हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि किससे क्या निकलता है, कौन सा उत्सर्जी पदार्थ शरीर के किस अंग द्वारा निकलता है, इसको पहले देखते हैं। जैसे त्वचा हो गया, स्किन, हम स्किन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से बताया है। इससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है और तेलीय पदार्थ निकलता है। जैसे नाक पे ऐसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तेलीय पदार्थ, उसको सीवम कहते हैं। ठीक है, और नमक, आप जानते ही हैं पसीना के रूप में हम लोग को नमक निकलता है। इसका आपको देखना होगा तो जो पसीना होता है वो क्या होता है, नमकीन लगता है। या पसीना को आपको देखना होगा तो किसी काले कपड़े पे जब गर्मी के दिन में देखते होंगे सफेद धाबा बन जाता है तो क्या होता है, नमक ही होता है। और जो शरीर से उत्सर्जित किया जाता है त्वचा के द्वारा वो नमक पदार्थ होता है। आगे देखिए फेफड़ा। फेफड़ा भी हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। फेफड़ा क्या करता है, CO2 को निकालता है या जो हमारे शरीर में बलगम बनता है कफ, उसको निकालता है। जिसे हम लोग नाक से भी बाहर फेंकते हैं, वो क्या है, वो फेफड़ा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ ही है जिसको हम लोग बाहर फेंकते हैं। अगला है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो है अनपचा भोजन। हम आपको बताए थे कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे थे तो उसमें आपको हम बताए थे बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत क्या करता है, जो अनपचा भोजन होता है उसको क्या करता है, जो एनस होता है उसके द्वारा, मल गुहा के द्वारा क्या करता है, हमारे शरीर से अनपचा भोजन को बाहर निकाल देता है। अगला पॉइंट है यकृत। मेन काम यकृत का ये है कि यकृत न होता तो सभी आदमी को डायलिसिस सिस्टम लगाना पड़ता। तो यकृत क्या करता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदलने का काम करता है। यूरिया थोड़ा कम खतरनाक होता है तो यूरिया में बदलने का काम करता है कौन, लीवर, यकृत। अब देखिए जब वो यूरिया में बदल देता है लीवर, तो आता है किडनी के पास। किडनी क्या करता है, उसको छान के और उस यूरिया को हमारे मूत्र मार्ग द्वारा क्या करता है, बाहर यूरिन में बदलकर बाहर भेज देता है। तो देखिए अब ये इसका जो उत्सर्जन तंत्र है उसका ये फिगर है। किडनी दोनों तरफ लगी हुई है, ये सेम के बीज के समान होती हैं, लाल कलर की होती है। इस पे एड्रिनल ग्लैंड है दोनों तरफ। इनको हम क्या करेंगे,
ग्लैंड वाले चैप्टर में बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड को। और देखिए इसको जब किडनी की संरचना बताएंगे तो इसको और विस्तार से बताएंगे। यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है, यूरेटर है या यूरेथ्रा है। तो ये मूत्र मार्ग है, ये नली है जो मूत्र मार्ग है, यहाँ क्या मूत्र इकट्ठा होता है और इसे यूरेथ्रा से क्या होता है, मूत्र शीशन द्वारा बाहर हो जाता है। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको अगले इसका किडनी का विस्तार से हम बताएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं किडनी के बारे में विस्तार से। किडनी को अन्य नाम वृक्क और गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कह रहा है वृक्क का बाहरी तल और उत्तल होता है, ये जो है ये क्या उत्तल होता है, ये जो बाहरी तल है, तथा भीतरी तल क्या है, अवतल होता है। भीतरी तल जो होता है अवतल होता है। अंदर की ओर धंस कर छिछला गड्ढा बनाता है, अंदर की ओर ये धंस के और छिछला गड्ढा बनाता है, ये जिसको हाइलम कहते हैं। अब ये क्या है, अंदर की ओर घुस के और बना रहा है, तो ये हाइलम कहलाता है। इसे ही रेनल हाइलम कहते हैं। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी, देखिए ये वाला रीनल धमनी है, के द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। अब इसके द्वारा क्या करता है, रुधिर प्राप्त करता है रीनल धमनी के द्वारा, रीनल आर्टरी के द्वारा, और रीनल शिरा के द्वारा वृक्क से रुधिर को एकत्रित करके पक्ष महाशिरा में पहुंचाया जाता है। अब ये रीनल जो वेन है, रीनल शिरा है, इससे जो रक्त होता है उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा करके और महाशिरा को पहुंचाया जाता है। किडनी का यही काम है। अब देखिए किडनी की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसको देखते हैं। पहली बात तो किडनी की जो बाहरी आवरण होती है वो उस पे एक झिल्ली लगा होता है, उसको पेरिटोरियम कहते हैं। देखिए और उसके बाद झिल्ली के बाद वाली जो बाहरी आवरण होती है उसे कार्टेक्स कहते हैं। मध्य वाले भाग को मेडुला कहते हैं। और ये तो आपको बताइए दिए रेनल हाइलम को। अब देखिए किडनी की जो आकृति होती है सेम के बीज के आकार की होती है। सेम आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सेम के बीज के समान होता है। किडनी लाल कलर की होती है और हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। अब देखिए किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि किडनी की चौड़ाई कितनी होती है, किडनी की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। किडनी देखिए पुरुष का जो किडनी है उसका भार कितना होता है, 125 से 170 ग्राम। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा किडनी होगा। 12 सेंटीमीटर का है लंबाई इसका और चौड़ाई 6 और 3, कितने आयतन का होगा इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और इसका वजन भी देख लीजिए कि 125 से 150 या 170 होता है। महिलाओं में यही, महिला का जो होता है 115 से 125 ग्राम का होता है किडनी। अब देखिए किडनी जो है किडनी की जो क्षमता होती है ब्लड को 500 ml से 750 ml तक स्टोर करती है। इसकी स्टोरेज जो क्षमता है 500 ml से 750 ml के बीच है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि किडनी क्या करता है। किडनी में जब हम लोग के शरीर में अशुद्ध रक्त आती है तो किडनी क्या करता है, केवल छानने का काम करता है। रक्त में से जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको छानने का काम करता है। कुछ छान पाता है, कुछ नहीं छान पाता है। जो नहीं छान पाता है उसको लीवर क्या करता है, उसको प्यूरिफायर करता है, उसको शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। तो ऐसे समझिए किडनी छानने का काम करता है और उसको शुद्ध करने का काम कौन करेगा, लीवर करेगा। देखिए किडनी का एक काम और है कि
एसिड और बेस, या आप डायरेक्ट कहिए कि किसी भी खाद्य पदार्थ का पीएच वैल्यू जो होता है उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। किडनी एक चीज और करता है कि जो हमारे शरीर में छोटा मोटा पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है, उसको भी निष्क्रिय करने का काम करता है किडनी। देखिए, अभी यदि आपसे ये पूछ ले कि मनुष्य जहर खाता है तो उसको वो किस पे इफेक्ट डालता है? तो जब आदमी जहर खाता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आदमी के लीवर पे पड़ता है। इसीलिए जब आदमी की पोस्टमार्टम होती है जहर की जांच करने के लिए कि किस प्रकार की जहर है, तो हम आपको बताए थे लीवर वाले क्लास में, तो लीवर की चीड़फाड़ की जाती है, लीवर की जांच की जाती है, ना कि किडनी की जांच की जाती है। एक और प्रश्न आता है लीवर से, पूछता है जब शराब पीता है तो क्या डैमेज होता है? तो देखिए, किडनी पे भी असर पड़ता है, ऐसा नहीं है किडनी पे असर नहीं पड़ता है, किडनी भी खराब हो सकती है, लेकिन सबसे पहले लीवर खराब होता है, शराब पीने से लीवर डैमेज होता है। तो ये सब प्रश्न पूछता है इससे। आप देखिए, जो किडनी है इसकी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। जैसे हम ये कहें कि मकान है ईंट से, बालू से, पत्थर से, ठीक है, सीमेंट से बना है, वैसे हम लोग का जो किडनी है नेफ्रॉन सहित कई चीजों से बना है, लेकिन नेफ्रॉन जो है उसकी इकाई है। मतलब कि मेन चीज उसमें क्या है? इकाई, जो मेन चीज है वो नेफ्रॉन है। तो देखिए, उतनी छोटी जो किडनी की आकृति छोटी है, किडनी, उतनी छोटी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। अब ऐसा आप समझिए कि इतनी छोटी किडनी में यदि 8 लाख नेफ्रॉन होंगे तो नेफ्रॉन किस तरह के होंगे और वो कितना छोटे छोटे होंगे, इसका आप अंदाजा लगाइए। देखिए, नेफ्रॉन को पहले तो आदमी ये नहीं जान पाता था कि जो किडनी है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। जब बहुत ही उसको जूम करके देखा गया तब पता चला कि ये नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन की जो उचित आकृति है तब पता चला कि इस आकृति के नेफ्रॉन है। तो हम लोग इसके आगे जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन जो होता है अभी हम आपको बताए हैं किडनी का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है। ये इकाई, यही यूनिट होता है, नेफ्रॉन से मिलके किडनी बने होते हैं। तो देखिए, नेफ्रॉन के जो अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और नेफ्रॉन का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किडनी का अध्ययन, किडनियोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ नहीं सुना होगा आपने। ये क्या होता है? नेफ्रॉन का ही अध्ययन किया जाता है, और इस जो अध्ययन करता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये नेफ्रॉन का आकृति है, ये इसमें गुच्छानुमा होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और देखिए, ये बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट आपको हम बताए थे, तो यहाँ हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे। अब देखिए, आइए अब इन सब के बारे में देखते हैं। ग्लोमेरुलस क्या कहता है? ये जो भी रक्त आता है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, मतलब ये एकदम शुद्ध रूप से छान देता है, उसमें कुछ भी अवयव नहीं बचता है, एकदम केवल रक्त का एकदम शुद्ध छान देता है, निस्पंदन कर देता है। देखिए, रक्त से कणों को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें कुछ भी ऐसा जो बढ़िया अवयव है, जो जिसको नहीं छानना चाहिए उसको भी छान लेता है ये। तो इसका अगला पार्ट है जो बोमेन संपुट, ये क्या करता है? आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करके, आवश्यक पदार्थ को फिर से लेके वो क्या करता है? पुनः उसका रक्त को छानता है
और जो आवश्यक चीज होता है वो शरीर को रक्त के माध्यम से पहुंचा देता है। जो अन्य अनावश्यक चीज होता है, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट होते हैं, उनको शरीर से बाहर भेज देता है। तो देखिए वुमेन कैप्सूल का काम जो है आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करना, उसको शुद्ध करके शरीर को पहुंचाना, अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर करना। देखिए ये क्या करता है, यूरिया को शरीर से अलग करता है, मतलब रक्त से यूरिया को अलग करता है। जब कभी वुमेन कैप्सूल में गड़बड़ी आ जाती है और रक्त का मतलब कि रक्त से यूरिया को अलग नहीं कर पाता है, तो उस समय क्या होता है, आदमी की किडनी उसी समय खराब होने लगती है। तो आदमी क्या करता है, जब आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो आदमी डायलिसिस करवाता है। उसमें क्या करता है, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस में पूरी रक्त शरीर से बाहर निकाल के और शुद्ध रक्त अपवहन विधि द्वारा शरीर में पहुंचाई जाती है, उससे यूरिया को अलग करके। तो डायलिसिस आप लोग जानते ही हैं। देखिए क्या होता है कि जब यूरिया की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है तो आदमी की वैसे भी यूरिया की मात्रा बढ़ने से मृत्यु हो जाती है। तो जब वुमेन कैप्सूल में गड़बड़ी आती है तो आदमी डायलिसिस कराता है। ठीक है, अगला है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है और यूरिया को शरीर से बाहर करने का काम करता है। तो देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है, सब कुछ छान के एकदम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देता है, सब कुछ छान लेता है। जबकि वुमेन कैप्सूल क्या करता है, ब्लड से यूरिया को अलग कर देता है। वही यूरिया जो नेफ्रॉन होता है शरीर से बाहर करता है पेशाब के मार्ग से, शीशन मार्ग द्वारा। ठीक है, मूत्राशय से होते हुए। अब देखिए पेशाब के अवयव, पेशाब में क्या क्या होता है। तो पेशाब में 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है। वही यूरिया का मात्रा जब बढ़ जाता है तो हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है, या किडनी खराब हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांट कराने का भी कंडीशन ये है, जीवित आदमी से तो आप करा सकते हैं। यदि मृत आदमी से आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो आदमी के मरने के 48 घंटे के भीतर आपको किडनी उसका ट्रांसप्लांट कर देना है। मतलब कि किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर देना है, जीवित व्यक्ति में लगा देना है 48 घंटे के भीतर। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे पेशाब के अवयव, जल 95%, यूरिया 2%। अब देखिए पेशाब का जो पीएच मान है 4.8 है। 4.8 है का मतलब अम्लीय है। ठीक है, अब इसका जो गंध आता है, देखते होंगे आप लोग, जो हम लोग निकालते हैं यूरिया निकालते हैं, लेकिन 1-2 घंटे में यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। तो अमोनिया का गंध आता है शौचालयों में से, जहां भी हम लोग शौच करते हैं वहां से जो गंध आती है पेशाब की वो अमोनिया की होती है। और पेशाब का पीला रंग होना, कभी बुखार लग जाए या मतलब कि कोई दवा खाएं या देर से पानी पिए या कम पानी पिए तो पीला पेशाब होता है। तो पीला पेशाब होने का कारण ये है कि उसमें यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है और वो पीला रंग, पेशाब का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। जबकि शौच का, लैट्रिन का पीला रंग हम आपको बताए थे बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए किडनी की बीमारी। अब किडनी में कौन कौन बीमारियां होती हैं इसको देख लीजिए। किडनी में आप सुने होंगे कि किडनी में पथरी हो गया है, तो स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है किडनी में। जब हम लोग कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी परत जमने लगती है तो वो क्या होता है, किडनी में पथरी का रूप ले लेता है। अब देखिए उसके बाद होता है यूरेनिया। यूरेनिया में क्या होता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे शरीर में हमेशा कब्ज और ऐंठन बना रहता है। ग्वाइट क्या होता है, ग्वाइट गठिया को कई नाम से जानते हैं। तो गठिया में क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है।
शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे हम लोग की जो हड्डी है इसके बीच बीच में, जैसे बाइक के साकर में मोबिल भरा रहता है, वैसे ही हम लोग के हड्डियों में हड्डियों के जोड़ पे क्या होता है, साइनोवियल नामक द्रव भरा रहता है, जिससे हम लोग का जो हड्डी होता है बढ़िया से चल फिर पाता है, बढ़िया से क्रिया कर पाता है, उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, आदमी बढ़िया से हाथ पैर हिला पाता है। और यही जब साइनोवियल द्रव जो है सूखने लगता है, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो वो सूखने लगती है। जब साइनोवियल द्रव और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है हड्डी में। इसको हड्डी तोड़ भी कहते हैं। तो जगह जगह ऐठन होगा, आदमी बैठ नहीं पाएगा। बुढ़ापा में यही होता है कि साइनोवियल जो द्रव होती है वो कम हो जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए बुढ़ापा में उठने बैठने में मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। और इस तरह भी जिसको गठिया हो जाता है तो उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको भी बहुत परेशानी होती है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कौन से जीव जो है कौन सा उत्सर्जित पदार्थ, कौन सा पदार्थ उत्सर्जन के द्वारा बाहर करते हैं, इसको हम बताएंगे। इसका एक बार आप लोग क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कौन सा जीव कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या किस चीज का उत्सर्जन करता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, पादप हो गया, ये क्या करता है, आप लोग देखते होंगे लाशा या पेड़ पौधों से गोंद निकालते हैं या तेल निकालते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है यूरिया टेलिक। देखिए टेलिक का मतलब होता है त्यागना या निकालना या उत्सर्जित करना। तो यूरिया टेलिक का मतलब हुआ यूरिया का उत्सर्जन करने वाला। जैसे स्तनधारी होता है, स्तनधारी में मानव हो गया, पशु हो गया। तो स्तनधारी में पुरुष महिला दोनों आते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। और जो नहीं जानते हैं ये जान लीजिए कि महिला और पुरुष स्तनधारी दोनों होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों के पास स्तन होता है। बस 12 वर्ष के बाद बच्चियों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उनके जो स्तन होते हैं उसमें उभार आ जाते हैं या उससे दूध आते हैं, ठीक है। और बच्चों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन नहीं होते हैं, इसलिए उनकी वही स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो यूरिया टेलिक स्तनधारी मानव या पशु। फिर यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो है पक्षी करते हैं, सरीसृप करते हैं। तो ऐसे पूछता है कि कोयल का उत्सर्जन पदार्थ क्या है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सरीसृप जो रेंगने वाले होंगे, जैसे सर्प का पूछ देगा कि उत्सर्जित पदार्थ, तो यूरिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए अमोनो टेलिक या अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला मछली या कीट। उसी तरह ग्वानोटेलिक, ग्वानिन का उत्सर्जन करने वाला मकड़ी। मकड़ी ग्वानिन का उत्सर्जन करती है, जाला बनाती है मकड़ी, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।